लोग चल रहे थे मौर्योत्तर काल, और हम लोग का मौर्योत्तर काल खत्म हो जाएगा। ध्यान से समझे, इसमें इतिहास में हम लोग चल रहे थे मौर्योत्तर में। महत्वपूर्ण चीज देखिए कि मौर्य काल की समाप्ति के बाद सत्ता का विकेंद्रीकरण हो, छोटे छोटे क्षेत्रों में साम्राज्य बट गए। और दूसरी एक खासियत रही कि इस काल में विदेशी शासक भी भारत पे आ गए, और हम लोग देखे थे देशी और विदेशी में चार चार वंश को रखना था। याद है सबको? देशी में आपको बताया था कि मौर्य के बाद कौन आए? शुंग। शुंग के बाद कौन आए? कण्व। उसी समय दक्षिण में कौन थे? सातवाहन। और उड़ीसा में कौन थे? चेदी। इसी समय हम आपको बताया था कि विदेशी में सबसे पहले भारत में जो आए इनका नाम क्या है? हिंद यवन। हिंद यवन। दूसरा नंबर जो हम लोग देखे वो थे शक। शक के बाद पहलव, और पहलव के बाद कुषाण। इन सभी का सबसे इंपॉर्टेंट आपको बताया कि संस्थापक पूछा जाता है, तो आप सभी को याद है? बताइए, शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग, कण्व वंश का वासुदेव कण्व, सातवाहन सिमुक, चेदी महामेघ वाहन, हिंद यवन डेमेट्रियस और यूक्रेटाइड्स, शक माउस, पहलव मित्रदात, पहलव के संस्थापक मित्रदात, और कुषाण कुजुल कैटरिसस। याद है सबको? पिछले क्लास में हम लोग शुंग वंश पूरा पढ़ चुके थे, कण्व वंश भी पढ़ चुके। अब आज के क्लास में इन सभी से जो प्रश्न आते हैं उसको हम लोग बढ़िया से सुनेंगे और पूरे आपका क्लियर हो जाएगा। आज मौर्योत्तर काल कंप्लीट हो जाएंगे आपके। अगले क्लास से मौर्योत्तर के बाद सिर्फ दो पाठ पढ़ने हैं आपको, गुप्त और गुप्तोत्तर। ये दो पाठ पढ़ेंगे, प्राचीन भारत आपको खत्म होता है। तो इसमें हम लोग अगला नंबर आज पढ़ेंगे, वंश कौन है? सातवाहन। पहले जरा ध्यान दीजिए, सातवाहन वंश का मेन जो स्थापना है ये दक्षिण में। कई लोग कहते हैं कि आंध्र प्रदेश में मेन है, इसलिए इसको आंध्र सातवाहन का, लेकिन एक्चुअल इनका मेन राजधानी जो वर्किंग था वो महाराष्ट्र में है, और उस जगह का नाम है प्रतिष्ठान। आपको पूछा जाएगा कि बताओ सातवाहन की राजधानी कहाँ थी? प्रतिष्ठान। सातवाहन की राजधानी प्रतिष्ठान। सातवाहन के संस्थापक कौन है? सिमुक। जनरली छोटे एग्जामिनेशन में सातवाहन का कोई राजवंशावली आपसे नहीं पूछेगा कि सातकर्णी प्रथम, गौतमीपुत्र सातकर्णी, इसके बाद गौतमीपुत्र पुलमावी, यज्ञश्री सातकर्णी, कई बहुत अच्छे से राजा रहे, लेकिन आपको यहाँ से प्रश्न नहीं रहेंगे। मेन क्वेश्चन इसके नेचर से रहते हैं। सातवाहन में दो तीन क्वेश्चन आपको सबसे महत्वपूर्ण पूछा जाएगा। पहला, सातवाहन को इस क्षेत्र का मूल रूप से शासक था। अब इसमें जो क्वेश्चन है वो सबसे पहला बहुत इंपॉर्टेंट है। सातवाहन ने पहली बार भारत में एक प्रथा शुरू किया जिसका नाम है भूमि अनुदान, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपसे पूछा जाएगा कि बताओ भारत में भूमि अनुदान सबसे पहले किसने प्रारंभ किया? तो भूमि अनुदान का मतलब है जमीन का दान देना, और जमीन का दान देने का मतलब ये नई तरह की प्रथा है। ये चीज गुप्त काल में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इन्होंने भूमि को दान दिया, ब्राह्मण लोग को ज्यादा दान दी। गुप्त काल में यही दान धीरे धीरे सामंती प्रणाली को बढ़ा देंगे। मतलब एक पूरे क्षेत्र में एक खास भूमि दान दे देंगे कि तुम्हारा दान है और इसको तुम देखो, हमारा सहायता करना, ये सामंत कहलाएंगे उसको। और इसकी शुरुआत नींव आपका सातवाहन के समय है। कि बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका बनेगा। दूसरा एक और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जो ज्यादातर आप लिखते भी होंगे। सातवाहन सबसे पहला शासक है जो भारत में सीसा और प्रोटीन के सिक्का चलाया। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसके पहले सीसा का सिक्का कोई नहीं चलाया। अब आपसे पूछा जाएगा कि बताओ भारत में सीसा का सिक्का कौन चलाया? तो ध्यान में रखना है कि सीसा का सिक्का कौन चलाया? सातवाहन। प्रोटीन का सिक्का कौन चलाया? सातवाहन। प्रोटीन समझते हो? होली वगैरह में उजला वाला देखे होगे। होली में तुम देखा होगा उजला वाला किसी को लगा दिया तो उजला उजला लग रहा है, तो उसको कहा कि प्रोटीन लगाए हुए, वही प्रोटीन है। उसी को पिघला के सिक्का बनाने की प्रणाली जो है सातवाहनों ने खास विकसित किया। तो सातवाहन से 5 क्वेश्चन बस, काम खत्म। सातवाहनों का शासन उत्तर भारत की दक्षिण भारत, दक्षिण भारत। सातवाहन के संस्थापक सिमुक। सातवाहन की राजधानी प्रतिष्ठान। प्रतिष्ठान। सबसे पहले भूमि अनुदान कौन दिए? सातवाहन। और सीसा का सिक्का कौन चलाया? सातवाहन। सातवाहन से आपका प्रश्न यहाँ हो जाएगा। सातवाहन के बाद फिर छोटा सा एक वंश है, बताएं कौन सा वंश? चेदी वंश। इसको बढ़िया से हम लोग सुनेंगे, चेदी वंश भी आपका क्लियर हो जाएगा। उड़ीसा के पास हम लोग देखें, इसी को हम लोग कलिंग कहते हैं। मौर्य काल में जब अशोक था तो आपको याद है कलिंग विजय किया था। शासन के कितने वर्ष? 8वें वर्ष। शासन के 8वें वर्ष। कैमा शिलालेख में वर्णन है, 13वां नंबर में वर्णन है, आपको बताया पीछे। और यहां से क्वेश्चन बहुत अच्छा आता है। अशोक के मरने के बाद धीरे धीरे कलिंग स्वतंत्र हो गया, और जब कलिंग स्वतंत्र हो गया तो यहाँ पर एक नया वंश स्थापित हुआ। इस वंश का नाम है चेदी वंश। चेदी वंश से मेन जो क्वेश्चन आते हैं उसको एक बार सुनिए, याद हो जाएगा। चेदी वंश के संस्थापक कौन थे? तो आपको ध्यान रखना है, चेदी वंश के संस्थापक कौन है? महामेघ वाहन। बढ़िया से सुनेंगे, चेदी वंश के संस्थापक कौन है? महामेघ वाहन। महामेघ वाहन। तो चेदी वंश के संस्थापक है महामेघ वाहन। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उसको सुन लें। चेदी वंश का राजा एक बहुत प्रतापी है, इसका नाम है खारवेल, और मेन यहीं से आपको क्वेश्चन आएगा। आपको पूछा जाएगा कि बताओ खारवेल किस वंश से संबंधित है? तो चेदी वंश।
और खारवेल ने एक अभिलेख लिखा उड़ीसा में, जिस अभिलेख को कहते हैं हाथी गुम्फा अभिलेख। अभिलेख का नाम क्या है? हाथी गुम्फा अभिलेख। और हाथी गुम्फा अभिलेख में जैसे अशोक अपने अभिलेख में वर्णन किया, वैसे ही खारवेल अपने शासन के कई वर्षों का वर्णन हाथी गुम्फा अभिलेख। और इस अभिलेख में खारवेल ने लिखा कि मैं अपना सेना लेकर मगध पे हमला किया, हमारे हाथी गंगा नदी में स्नान की, और हम वहां एक शासक था भूमि मित्र, उस भूमि मित्र को हरा करके जैन तीर्थंकर की मूर्ति आपस कलिंग लाए। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन उठता है, जिसको ठीक से सुनिए। जिसका अभिलेख कह रहा है कि हम मगध पे हमला किए, और उस समय मगध का राजा कौन है? भूमि मित्र, और भूमि मित्र को हरा करके हम जैन तीर्थंकर की जो मूर्ति है वो कलिंग वापस लाए। एक तो बहुत अच्छा क्वेश्चन उठता है, खारवेल कौन धर्म को मानता था? तो हम लोगों ने देखा कि जैन तीर्थंकर की मूर्ति वापस लाया, इसका मतलब खारवेल कौन धर्म को मानता था? जैन धर्म। इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देंगे, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे। खारवेल किस धर्म को मानता था? आंसर होगा जैन धर्म। खारवेल जिस समय मगध पे हमला किया, उस समय मगध पे कौन राजा था? भूमि मित्र। लेकिन हम लोग इससे पहले की कहानी पढ़े, भूमि मित्र करके कोई राजा नहीं आए। तो बताओ भूमि मित्र की पहचान किससे हुई? इस समय भूमि मित्र का मतलब पुष्य मित्र शुंग है। पुष्य मित्र शुंग को ही उसने भूमि मित्र कहा। और इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि कभी कभी रिवर्स क्वेश्चन पूछता है, खारवेल के मगध पे हमला के समय वहां का शासक कौन था? पुष्य मित्र शुंग था, और उसका नाम क्या मिला है? भूमि मित्र। तो ये चेदी वंश से भी क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। एक बार लास्ट सुन लीजिए। चेदी वंश में बहुत आसान है, कलिंग में चेदी वंश की स्थापना है। उड़ीसा का प्राचीन नाम कलिंग है। चेदी वंश के संस्थापक महामेघ वाहन है। यहाँ तक तो एकदम क्लियर है सबका। चेदी वंश के प्रतापी शासक खारवेल है। खारवेल जैन धर्म को मानने वाला है, और खारवेल मगध के राजा भूमिमित्र अर्थात पुष्य मित्र शुंग को हराया। बोलिए क्लियर है सबका? अब चेदी वंश के बाद हम लोग महत्वपूर्ण चलेंगे, जिसका नाम आप देख रहे हैं, वो है विदेशी शासक। सब लोग बढ़िया से सुनेंगे। भारत पर विदेशी शासक में जो प्रश्न उठते हैं, एक बार ध्यान दीजिए, सुनेंगे। उसके बाद आपको मौर्योत्तर तक कुछ प्रश्न देंगे, उसका आपको ठीक करना है, और तब आज मौर्योत्तर काल तक समाप्त हो जाएगा। अगले 3 क्लास देंगे तो प्राचीन भारत आपको करना। उसके बाद एक दिन बंधन राउंड रखेंगे, जो सबसे महत्वपूर्ण क्लास हो। बंधन का मतलब पूरे प्राचीन भारत का एकदम बांध देंगे कि उतने में से क्वेश्चन रहे। राजा पूरे शुरू से लेकर अंतिम तक। कोई विदेशी यात्री केवल एक जगह होगा, तो उससे याद करने में आपको बहुत सहूलियत हो जाएगी। तो पहले आप सभी लोग ध्यान दीजिए, हमारे साथ बेसिक बात थोड़ा सा समझेंगे, क्लियर हो जाएंगे। देखिए, विदेशी यात्रियों में हम लोग, विदेशी शासकों में अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो 2 चीज आपको बताएं। यहां से ऊपर जो भी है, इसको हम लोग मध्य एशिया के नाम से कहते हैं, मध्य एशिया। और इस साइड में जो है, इसको हम लोग यूनान शासक कहते थे, यूनान शासक कहते थे। तो भारत का क्षेत्र तो ले देके इतना बड़ा था ही। यहाँ पे मुख्य रूप से हिंदू कुश पर्वत जो देख रहे हो, वो भारत की मेन बाउंड्री लाइन थी। अब यहाँ पे हम लोग देखे जरा, जब कोई मजबूत हो तो भारत पर हमला कर देता था। यहाँ पे मध्य एशिया में छोटे छोटे कई कबीला रहते थे। कबीला समझते हो? कबीला का मतलब यहाँ पे जो जनजातीय रूप से रह रहे हैं, उन लोग का एक ही मेन काम था, लूट मार मचाना, और ज्यादा ड्यूटी नहीं। कहीं भी हमला कर दिया और पूरे घींच घाच के ले आए, फिर कुछ दिन कहीं दूसरे जगह रहे, बसे, और फिर वहां से निकल। आप ध्यान दीजिए, तो इसी टाइप के यहाँ लोग सबसे ज्यादा है। और भारत में पहली बार आपको याद है विदेशी आक्रमण किस देश के द्वारा? तो ईरान के द्वारा हुआ। आपको हकमनी साम्राज्य याद हो तो पूछा जाएगा भारत में पहला विदेशी आक्रमण किस देश ने किया? ईरान। लेकिन मौर्योत्तर काल में भारत में पहला विदेशी आक्रमण कौन किया? यूनान। और यूनान के कई, अब यूनान में कई राजा है, और इसी राजा में एक राजा पंजाब तक का क्षेत्र थोड़ा सा जीता है, और ये यूनान तक का क्षेत्र का राजा है। और इधर के क्षेत्र का एक नया राजधानी बनाया है। इस राजधानी को साकल कहा गया, इसी को सियालकोट भी कहते। साकल को ही हम लोग क्या कहते हैं? सियालकोट। दूसरा जो है थोड़ा सा नीचे इस क्षेत्र, और इसी में आप सभी को याद है कि यूनान के 2 शाखा भारत में स्थापित। एक शाखा जो हम साकल वाला देख रहे हैं, इसी का नाम है डेमेट्रियस वंश, डेमेट्रियस वंश। और एक और शाखा जो देख रहे हैं, इसका नाम क्या है? यूक्रेटाइड वंश। अब ध्यान देंगे, यानी भारत में मौर्योत्तर काल में सबसे पहले यूनान लोग का शासन हुआ, विदेशी। और यूनान लोग में 2 शाखा स्थापित है। एक वंश के संस्थापक कौन है? डेमेट्रियस। और दूसरा के कौन है? यूक्रेटाइड। क्या इन लोग भारत के अंदर तक का क्षेत्र जीते हैं? नहीं। पाकिस्तान का जो बेल्ट देख रहा है, मुख्य रूप से वहां तक पहुंच गए हैं, पंजाब तक का क्षेत्र जीते हैं। अब यहां से मेन क्वेश्चन आगे आता है। यूक्रेटाइड में एक बहुत प्रतापी राजा है, और डेमेट्रियस में भी एक बहुत प्रतापी राजा है। यही दोनों की बात आपसे पूछा जाता है। तो आपको दिमाग में सेट कर लेना है, डेमेट्रियस वंश में एक प्रतापी शासक है जिसका नाम है मिनांडर। आपसे पूछा जाएगा कि बताओ मिनांडर किस वंश में है? डेमेट्रियस वंश। और यूक्रेटाइड वंश में एक प्रतापी शासक है जिसका नाम आप लोग पिछले क्लास में पढ़े हो, एंटियालक्लिड्स। याद आया? एंटियालक्लिड्स। और इसमें हम लोग इस दोनों बात को जरा ठीक से सुनेंगे। यूक्रेटाइड वंश में एक राजा है एंटियालक्लिड्स,
और एंटियाल किड्स ने ही एक राजदूत भेजा हेलियोडोरस, जो हिलने वाला बताए थे, बेस नगर में गरुड़ ध्वज स्थापित किया था, याद आया? तो यहाँ एंटियाल किड्स का ही राजदूत है हेलियोडोरस। तो भागवत के समय शुंग वंश में, आपको याद है, गरुड़ ध्वज मध्य प्रदेश में, याद आया सबको? तो ये एंटियाल किड्स का पूछा जाता है कि बताओ किस वंश से संस्थापित है, ये किस वंश से संबंधित है? इग्रेटाइड वंश। इस साइड में अगर हम लोग चले तो डेमेट्रियस वंश का मेन राजा कौन है? मिनांडर। और मिनांडर से क्वेश्चन क्या आएगा उसको एक बार सुनिए, याद हो जाएगा। मिनांडर से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास क्या है? मिनांडर सोचिए यूनान का है, लेकिन जब भारत में पंजाब क्षेत्र तक जीता तो कहा कि हम बौद्ध धर्म के बारे में जानना चाहते हैं। अगर कोई बौद्ध धर्म के बहुत बड़ा विद्वान भिक्षु है तो मेरे पास आओ, हम क्वेश्चन पूछेंगे, तुम आंसर दो। अगर हम संतुष्ट हो गए तो हम बौद्ध धर्म अपनाएंगे, और अगर संतुष्ट नहीं रहे तो तुम्हारा सर अलग हो जाएगा। है तुम्हारे धर्म में ताकत की, लगता है हम सब आंसर देंगे, तो आओ इधर। एक बौद्ध भिक्षु तैयार हुई, और इसीलिए उसका नाम पूछा जाता है। वो बौद्ध भिक्षु का नाम क्या है? नागसेन। ध्यान दीजिए, अब बड़ा जबरदस्त सीन है। पूरी सभा में मिनांडर क्वेश्चन पूछ रहा है और नागसेन आंसर देता। अब बताइए, मिनांडर का क्वेश्चन, नागसेन का आंसर। और आंसर से मिनांडर इतना प्रभावित हुआ तो ये बौद्ध धर्म अपना लिया कि हम भी आज से बौद्ध हो। और इस बात की चर्चा, इनके लिए तो बड़ा गर्व की बात है बौद्ध धर्म के लिए। मेरा साधु एकदम राजा के खुश कर दिया, जो पूछे सब आंसर दे दिया। तो इन्होंने इसको एक किताब में संकलित किया, और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इस किताब का नाम है, और एक किताब है मिलिंद पन्हो। ध्यान दीजिए, ये मेन क्वेश्चन कैसे आएगा? निम्नलिखित में कौन बौद्ध धर्म से संबंधित पुस्तक है? और उसमें किताब दे देगा अंग उपांग भगवती सूत्र मिलिंद पन्हो। तो आपको ध्यान रखना है, जब मिलिंद पन्हो का नाम आएगा तो आप मुस्कुराओगे कि याद आ गया। मिलिंद पन्हो एक बौद्ध ग्रंथ है जिसमें किस चीज का वर्णन, इसमें यूनान हिंद यवन का शासक है मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन, इन दोनों के बीच के वार्तालाप का वर्णन किया गया है। क्लियर है सबका? तो अब ये हम लोग देखें, हिंद यवन की बात चल रही है। अब हिंद यवन में मेन इंपॉर्टेंट समझे, यहाँ पे कई कबीला में एक सबसे मजबूत कबीला था। इस कबीला का नाम है यूची कबीला। कबीला कौन है? यूची। ये यूची कबीला क्या किया, यहीं पर अन्य कबीला थे, जिसमें एक कबीला है शक, एक कबीला हम लोग देख रहे हैं पहलव, सब यहीं थे। केवल हिंद यवन यूनान से आया। अब आपसे पूछा जाएगा कि शक भारत में कहां से आए? मध्य एशिया से। कुषाण भारत में कहां से आए? मध्य एशिया से। और इसी में हम लोग देखेंगे इन शकों को यूची कबीला यहां से भगाया, और जब यूची कबीला इसको यहां से भगाया तो शक लोग भारत में आए, और इसी क्रम में इन क्षेत्रों में कई जगह शकों का अधिकार हो, और हिंद यवन का साम्राज्य समाप्त हो रहा है। हिंद यवन में एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट जो सबको एकदम याद होना चाहिए। हिंद यवन पहला भारत के लिए शासक है जो सोना का सिक्का चलाए। बहुत इंपॉर्टेंट है जी। आपसे पूछा जाएगा कि बताओ भारत में सबसे पहले सोना का सिक्का कौन चलाए? हिंद यवन। हिंद यवन सबसे पहले भारत में सोना का सिक्का चलाएगा, क्योंकि इसमें हम लोग देखेंगे इन मार्गों पर मुख्य रूप से दिनार मेन सिक्का चलते हैं। भारत में इसके पहले भी सोना का सिक्का है, लेकिन निश्चित आकार नहीं है, निश्चित रूप से लिखावट नहीं है। इसका एक पूरे डिजाइन वाला जो सोना का सिक्का है वो निरंतर कई वर्षों तक कंटिन्यू रहेगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि सबसे पहले सोना का सिक्का हिंद यवन। हिंद यवन के बाद अब कौन आ रहा? शक। तो शकों की कहानी थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड है, और शक पर थोड़ा ध्यान दीजिए। शक के कई शाखा भारत में स्थापित हुए। अब ध्यान दें, शक के कई शाखा भारत में स्थापित हुए, जिसमें 2-3 सबसे महत्वपूर्ण है। उसको ठीक से सुनेंगे फिर हम बोर्ड पर करेंगे। पहला शक का एक शाखा तक्षशिला में स्थापित हुई, और उसी के संस्थापक कौन थे? माउस। बाकी इंडिया में जो आए वहां सबके अलग अलग रहे। महाराष्ट्र में एक शाखा स्थापित हुआ, संस्थापक है नहपान। मालवा में एक जो है शाखा स्थापित हुआ, इसके संस्थापक थे चस्तन। तो आपको शकों के कई ब्रांच है, मतलब शक कबीला है इंडिया में, इन किया तो कई जगह अपना मोर्चा बनाया। एक कहा कि हम तक्षशिला में ही रहेंगे, वहां माउस के नेतृत्व में राज चल रहा। दूसरा जो बताया तुमको नहपान, वो महाराष्ट्र के हिस्सा में वो मेन अपना शासन करे। और तीसरा जो चस्तन है वो कहां का हिस्सा धरे? मालवा का हिस्सा, मध्य प्रदेश के हिस्सा में मुख्य रूप से वो अपना शासन करते। अब इन लोग विदेशी हैं, तो भारतीय भी राजा चाह रहे हैं कि मेरे यहाँ विदेशी सब नहीं है, क्योंकि पहला विदेशी है जो अंदर तक आ गए। इसके पहले विदेशी पंजाब तक ही, अब एक मालवा आया हुआ है, गुजरात आया हुआ है, तो अंदर तक इन कर। अब मालवा से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा प्रश्न है। मालवा का ही एक शासक था, उसका नाम है राजा विक्रम। और विक्रम ने चस्तन को हराया कि यहां तुमको रहने नहीं दे, विदेशी यहां नहीं रहे, और उसको हरा करके मालवा पर अपना फिर से अधिकार किया। और उसने कहा कि अब हम विक्रम से नया नाम से जाने जाएंगे, और एक उपाधि धारण किया विक्रमादित्य। और उसने कहा कि ये भारत के लिए गौरव की बात है, विदेशी को भगाए हैं, यहीं से कैलेंडर शुरू होगा। और वह 58 ईस्वी पूर्व को एक नया संवत घोषित किया, जिसको विक्रम संवत कहा। देखिए विक्रम संवत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझेंगे।
आपसे पूछा जाए कि विक्रम संवत क्यों चल रहा है, संवत माने वर्ष होता है। अभी आप सभी लोग 2020 में 21 में मान लो रहेंगे, तो कैसे 2020 है? जीरो किसको माने हैं? क्या सही में वही जीरो था? 2020 के पहले कोई नहीं था तो जीरो वही क्यों माना? सवाल उठता है। तो तुम 20 में हो, अगला पिछला 19 था, 18 था, 17 था, करते हुए कहीं जीरो था, फिर वही जीरो क्यों था? उसके पहले जीरो नहीं हो सकता था? कौन वहां जीरो बता दी? तो ईसा मसीह से रिलेटेड हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं, ये ईसा संवत है। और चूंकि अंग्रेजों का शासन रहा तो हम लोग वही कैलेंडर कंटिन्यू किए। बाकी मुस्लिम धर्म में वो अपने हिजरी संवत मानेंगे, उनका जीरो अलग जगह चलेगा। बाकी जीरो कहां से शुरू होगा, जिसको इच्छा करेगा वहीं से हो जाएगा। बताओ, हम पढ़ा रहे हैं, कोई दिन एकदम भयंकर चीज समझाएंगे और कहेंगे बस आज से क्लास की गिनती शुरू होगी, आज क्लास 1 होगा, उसके पहले हम जो पढ़ाए वो सब बेसिक क्लास माना जाए। तो बताओ, हम पहले 20-25 दिन पढ़ा दिए और कहेंगे कि सब बेसिक क्लास है, आज से 1 माना जाएगा, और 5 दिन होगा तो कोई लड़का कहेगा भाई जी कितना दिन क्लास हुआ? बस 5वां क्लास, देखिए लिखा गया। तो जीरो किसको माने? हमने जिसको बोल दिया जीरो, वो कहेगा पन्ना उलट के सब यही सब बेसिक। तो जीरो तो हम जहां से इच्छा है वही जीरो कर लेंगे। तो उस समय कोई कैलेंडर नहीं है। तो राजा विक्रम 58 ईस्वी पूर्व में कह रहा है कि बस यही जीरो है, गिनती शुरू कर। और एक नया संवत शुरू किया है, विक्रम संवत। किसको हराने की खुशी में? शकों को हराने की खुशी में। किस शाखा के शक को? मालवा मध्य प्रदेश के शाखा के शकों को हराने की खुशी में इसने ये घोषित। तब हम लोग महत्वपूर्ण देखे, उधर जब गुजरात में आ गया नाहपान के नेतृत्व में, तो गुजरात के हिस्से में आप अभी पढ़े थे सातवाहन का राज चल रहा। अभी नक्शा आपको याद होगा सातवाहन। तो सातवाहन भी देखा कि यहाँ विदेशी आ गया। शुरू में तो रहा तो ध्यान नहीं दिया, धीरे धीरे देखा कि बढ़ रहा है, खदेरा वहां से। तो वहां से महाराष्ट्र से उन लोग गुजरात चले, और गुजरात में सबसे अंतिम समय तक, सबसे देर तक शकों की शाखा स्थापित। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में शक सबसे अंत तक कहां टिके रहा? गुजरात शाखा। और गुजरात शाखा से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आता है। वहां एक शक का राजा है गुजरात में ही, उसका नाम है रुद्रदामन। शक राजा का नाम क्या है? रुद्रदामन। और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। रुद्रदामन सोचो विदेशी राजा है, शक है, लेकिन भारत में संस्कृत का लंबा अभिलेख सबसे पहले उसी ने लिखा। इसके पहले संस्कृत में कोई लंबा अभिलेख कोई राजा भारतीय भी नहीं लिखा। और इसीलिए आपको पूछा जाएगा कि भारत में संस्कृत का सबसे लंबा अभिलेख किसने लिखा? रुद्रदामन। और उस अभिलेख का नाम है जूनागढ़ अभिलेख। आपसे कभी कोई क्वेश्चन पूछता है जूनागढ़ अभिलेख किसका है? रुद्रदामन का। क्यों फेमस है? संस्कृत का भारत में पहला सबसे लंबा अभिलेख है। और इस अभिलेख से एक जानकारी मिलती है जो आपको क्वेश्चन में पूछेगा। रुद्रदामन ने बताया कि हमारे क्षेत्र में चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत में पहली बार सिंचाई के लिए एक नहर जैसा, झील जैसा पूरे सेक्टर का डेवलपमेंट किया। और जिस झील में सिंचाई के जल होते थे उसको सुदर्शन झील। देखिए, एक नई जानकारी मिल रही है कि भारत का पहला राजा कौन था तो कृत्रिम रूप से सिंचाई को बढ़ावा दिया, तो चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य ने गुजरात के सेक्टर में एक झील बनवाया। उस झील का नाम क्या है? सुदर्शन झील। उसने अपने जूनागढ़ अभिलेख में वर्णन किया कि सुदर्शन झील जो बना, इस झील का डेवलपमेंट कौन किया? तो सुदर्शन झील बन चुका था चंद्रगुप्त मौर्य के समय, अशोक उसको पूरा मरम्मत कराया। और तीसरा राजा मैं हूं जिससे सौभाग्य मिला कि हम भी उस झील को पूरा मरम्मत कराए और अपना नाम लिख दिए। एक राजा और आएगा, चौथा नंबर, जो सुदर्शन झील से संबंधित होगा। नाम बताइए, कोई जानते हैं? वेरी गुड, स्कंदगुप्त। गुप्त काल में कौन आएंगे? स्कंदगुप्त। 4 राजा सुदर्शन झील से संबंधित है और सभी को नाम दिमाग में आना चाहिए। जब बोले सुदर्शन झील तो कहना सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया, अशोक दूसरा राजा है, मरम्मत किया, रुद्रदामन तीसरा राजा है जो मरम्मत किया, और स्कंदगुप्त चौथा राजा है। वहां तक उसके वर्णन मिलते हैं। तो आप बताइए, जैसे सुदर्शन झील बोलेंगे तो लाइन क्लियर हो जाएगा सबका। शकों के बारे में एक बार फिर से सुने, चुके इसमें सबसे ज्यादा लड़के लोग की दिक्कत होती है। शक, कुषाण, ये सब जो है मैक्सिमम लोग का बहुत खराब स्थिति रहा, लेकिन एक बार ध्यान दे दोगे तो पूरा याद हो जाएगा। हम लोगों ने देखा कि शक कहां के निवासी थे? मध्य एशिया। तो लाइन क्लियर है? उनको मध्य एशिया से कौन भगाया? यूची कबीला ने शकों को मध्य एशिया से भगाया। क्या शकों के भारत में एक जगह शासन है? नहीं, छोटे छोटे टुकड़ियों में शासन करना, ये शक से लोग सीखे। यूनान वाले भी लगभग यही करते थे, छोटे छोटे क्षेत्र में बांट के शासन करना। इसको छत्रप प्रणाली कहते हैं। अभी भी आपको आएगा छत्रप प्रणाली, तो कहना समझ गए, छोटे छोटे हिस्से में बांट कर शासन करना, ये छत्रप प्रणाली। और ये यूनान द्वारा ही मुख्य रूप से यहाँ इंडिया में शुरू किया गया, जो कि आगे के राजा कंटिन्यू करें। और शक का एक शाखा तक्षशिला में मऊ संस्थापक, वो तो तक्षशिला पाकिस्तान के, उनसे ज्यादा प्रश्न नहीं आया। दूसरा एक मेन है शकों के राजा नहपान, वो महाराष्ट्र में मेन स्थापित हुए। शुरू में तो कुछ छोटे क्षेत्र में रहे, लेकिन जब उनका क्षेत्र बढ़ने लगा तो सातवाहन ने उसको वहां से हराया और वो महाराष्ट्र से कहां आके बस गए? गुजरात। और गुजरात में सबसे लास्ट तक टिके रहे। उन्हीं के वंश में हमने एक नाम बताया जिसका नाम था रुद्रदामन। और रुद्रदामन का एक अभिलेख है जूनागढ़ अभिलेख, जो भारत में लिखा हुआ सबसे बड़ा अभिलेख। और इसके बाद हम लोगों ने सुना कि जूनागढ़ अभिलेख से ज्ञात हुआ
कि गुजरात में सिंचाई के लिए एक झील बना, सुदर्शन झील। और बताओ सुदर्शन झील का निर्माण कौन किया? चंद्रगुप्त मौर्य। उसका पहला मरम्मत अशोक, दूसरा मरम्मत रुद्रदामन और तीसरा स्कंदगुप्त। बोलिए क्लियर सबको? अब एक शाखा आपको बताया जसवंत के नेतृत्व में मालवा में, और मालवा वाले ब्रांच में आपको बताया कि वहां का राजा एक थे विक्रम। उसने शकों को 58 ईस्वी पूर्व में हराया। मतलब अभी के अनुसार से जो हम लोग अभी कैलेंडर चल रहा है उससे 0 से भी 58 साल पहले की बात है। 2020-19 करते हुए 0 और इससे भी 58 साल पहले, तो 58 ईस्वी पूर्व की कहानी। और उसने जब शकों को हराया तो कहा कि आज से हम विक्रमादित्य नाम से जाने जाए। एक उपाधि है, धीरे धीरे फैशन हो जाएगा। जब कोई राजा किसी को मार के हराएगा तो कहेगा मैं भी विक्रमादित्य। आगे तुम पढ़ोगे चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय में, चंद्रगुप्त द्वितीय को भी देखोगे, वो भी शक राजा को हराएगा। अंतिम रूप से शकों को वही ठीक करेगा। और जब शकों को हराएगा तो कहेगा कि जब शक को हराया था तो राजा विक्रम कहा था कि हम विक्रमादित्य हैं, तो हम भी चंद्रगुप्त द्वितीय नहीं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हैं, हम भी हराए। और धीरे धीरे विक्रमादित्य फैशन हो जाएगा। 14 राजा विक्रमादित्य की उपाधि धारण करें। नहीं, जब कोई फॉर्म में आएगा तो कहेगा कि मैं भी विक्रमादित्य हूं। और आपसे क्वेश्चन आएगा अंतिम कौन हिंदू राजा था जो विक्रमादित्य की उपाधि लिया? तो राजा कौन है? हेमू। हेमू अंतिम राजा है जो विक्रमादित्य की उपाधि लिया। पानीपत के द्वितीय युद्ध 1556 में तुम देखोगे अकबर के साथ लड़ने वाला हेमू जो है वो अंतिम विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला हिंदू शासक। तो अब हम लोग विक्रमादित्य की बात भी समझ गए। अब जल्दी से क्वेश्चन बताओ, विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई? 58 ईस्वी पूर्व में। विक्रम संवत की शुरुआत 58 ईस्वी पूर्व में। अब आपको हम 5 क्वेश्चन यहां तक से दें तो क्या बना पाएंगे साहब? जल्दी लिखिए और तब हम लोग पहलव और कुशाण दोनों को देखें। लिखिए पहला क्वेश्चन आज के लिए, लिखिए मौर्योत्तर काल में, मौर्योत्तर काल में कौन शासक नहीं हुए? कौन शासक नहीं हुए? मौर्योत्तर काल में कौन शासक नहीं हुए? देखिए चॉइस ए देवभूति, देवभूति। चॉइस बी कनिष्क, कनिष्क। चॉइस सी, सी में लिख दीजिए सुशर्मन, सुशर्मन, सुशर्मन। और डी में लिख दीजिए हर्षवर्धन, हर्षवर्धन। अच्छा प्रश्न है, जल्दी से आंसर कर दीजिए। आंसर क्या होगा? तो आप अभी पढ़े मौर्योत्तर काल में कौन राजा नहीं है, तो आपको शुंग वंश में याद होगा कि शुंग वंश का अंतिम राजा कौन है? देवभूत। फिर आपको याद होगा कण्व वंश का अंतिम राजा कौन है? सुशर्मन। तो ये दोनों तो हमारा शुंग वंश, कण्व वंश, ये मेन हमारा मौर्योत्तर काल की विशेषता है। अभी जो हम लोग पढ़ेंगे पहलव और कुषाण, तो ये जो कुषाण पढ़ेंगे उसके सबसे प्रतापी राजा कौन होगा? कनिष्क। और इसीलिए कनिष्क भी हमारा मौर्योत्तर काल का ही पाठ होगा। लेकिन बताओ हर्षवर्धन ये गुप्तोत्तर काल में आएगा। मौर्योत्तर के बाद गुप्त आएगा, गुप्त के बाद गुप्तोत्तर आएगा, वहां पे आपको हर्षवर्धन भेंट होगा। तो सही आंसर कौन हो गया? हर्षवर्धन। दूसरा नंबर क्वेश्चन लिखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए। मौर्योत्तर काल, मौर्योत्तर काल की विशेषता नहीं थी। मौर्योत्तर काल की विशेषता नहीं थी। चॉइस ए सबसे पहले सोने का सिक्का चलाया जाना, सबसे पहले सोने का सिक्का चलाया जाना, सबसे पहले सोने का सिक्का चलाया जाना। चॉइस बी सबसे पहले भूमि अनुदान प्रारंभ होना, सबसे पहले भूमि अनुदान प्रारंभ होना, भूमि अनुदान प्रारंभ होना। चॉइस सी सबसे अधिक सोना का सिक्का चलाना, सबसे अधिक सोना का सिक्का चलाना। और चॉइस बी सबसे शुद्ध सोना का सिक्का चलाना, सबसे शुद्ध सोना का सिक्का चलाना। सी होगा, सी या डी दोनों। क्या होगा जी? तो अब आपको देखना है सबसे पहले ए चॉइस में क्या कह रहा, सबसे पहले सोना का सिक्का चलाना।
बोलो सबसे पहले सोना का सिक्का कौन चलाए? हिंद यवन। अभी ना समझाए थे? तो हिंद यवन मौर्योत्तर काल का ही पाठ। बी में क्या है? सबसे पहले भूमि अनुदान प्रारंभ होना कौन किए थे? सातवाहन मौर्योत्तर का ही पाठ है। सबसे शुद्ध सोना का सिक्का चलाना एक कनिष्क के मतलब नहीं कहो, कुषाण के शब्द। कुषाणों ने सबसे शुद्ध सोना का सिक्का चलाया और कुषाण भी मौर्योत्तर का ही पाठ है। सबसे ज्यादा सोना का सिक्का चलाना ये गुप्तों ने किया और इसलिए ये मौर्योत्तर काल का पहचान नहीं। वहां पे आप हिंट्स पर ध्यान रखना। सबसे पहले सोना का सिक्का तो डैश के लिखो हिंद यवन, दिमाग में हमेशा सिक रहेगा। सबसे पहले सोना का सिक्का हिंद यवन, सबसे पहले सोना का सिक्का हिंद यवन। नीचे हो जाएगा सबसे शुद्ध सोना का सिक्का, सबसे शुद्ध सोना का सिक्का, बोलिए जल्दी। हाँ वेरी गुड। सबसे शुद्ध हो गया कुषाण और सबसे अधिक सोना का सिक्का गुप्त। सबसे अधिक हो गया गुप्त। हाँ, शासक कोई एक नहीं रहेगा ना, वंश में होगा। अब हम लोग जरा ध्यान दीजिए, यहां से थोड़ा सा हम लोग चलेंगे पहलव। जरा ध्यान दीजिए, बोला जाए। हाँ बताए तो अशोक को देख के ही उसका पोता रखा, ना बोले। और काल में आपको बताया कि तू नया खोज नहीं किया, बाबा वाला टाइटल रखा। तुमको सुनेगा कि बाबा हमारे गांव में पड़ा थे, आए वो पंक्ति बांध के चलते तो बांध ली। को देख के बाबा नहीं ना बांधते, बाबा को देख। वैसे ही अशोक का पोता दशरथ क्या किया? देवा नाम की उपाधि लिया, किसको देख? अशोक को। चलिए अभी हम लोग चलेंगे नेक्स्ट। अगला काल हमारा थोड़ा सा आसान है, कौन सा? पहलव। और पहलव के बाद थोड़ा कुषाण पढ़ोगे, सुनिए बढ़िया से। पहलव से विशेष क्वेश्चन नहीं आएगा। पहलव से सबसे पहला तो आते हैं इसके संस्थापक कौन? तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे मित्रताप। आपको कभी भी पूछा जाए कि बताओ पहलव पंथ के संस्थापक कौन है? मित्रताप। पहलव भी पाकिस्तान के हिस्से में क्षेत्र में शासन, कोई ये नहीं कि भारत में पूरे क्षेत्र में इसका शासन रहा। और इसके समय एक प्रतापी शासक है पहलव का, इसको नाम है गोंडो फर्निस। गोंडो फर्निस, इससे क्वेश्चन पूछेगा। गोंडो फर्निस ये पहलव वंश का एक प्रतापी राजा है और इसी के समय भारत में पहली बार ईसाई धर्म का प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया। बात ध्यान दीजिए, इसके पहले ईसाई धर्म इंडिया में कोई नहीं। और इसीलिए आपको मेन चीज ध्यान रखना है कि अभी मुस्लिम धर्म का उदय भी नहीं, ये दिमाग में रखना। मुस्लिम धर्म अभी उदय नहीं हुआ है। मुस्लिम धर्म 500 ईस्वी पहुंचेगा तब उसके आसपास में फिर तब संगठन की प्रक्रिया शुरू हो। 600 के आसपास में मोहम्मद साहब का मेन पेज रहे। तो इसीलिए अभी मुस्लिम धर्म ही नहीं समझना कि ईसाई आ गया मुस्लिम लोग का, अभी उनका संगठन तैयार नहीं। इसमें हम लोग देखें पहला ईसाई धर्म का प्रचारक भारत कौन आया? सेंट थॉमस। आगे बैठाओ। पहला ईसाई धर्म का प्रचारक कौन है? सेंट थॉमस। इसके समय आया गोंडो फर्निस, और गोंडो फर्निस किस वंश का है? पहलव। तो पहलव से इससे ज्यादा का कोई प्रश्न नहीं आते। अब मेन सबसे महत्वपूर्ण चीज चलेंगे, और ये वंश कौन सा है? कुषाण वंश। कुषाण से आपको क्वेश्चन रहेंगे और इसलिए हम चाहते हैं कुषाण वंश आप पूरे ध्यान से हमारे साथ 5 मिनट सुनिए। कुषाण जहां सुन लेंगे तो आपका पूरा का पूरा सेक्टर फिट हो जाएंगे। देखिए अब इसमें हम लोग जरा भारत की बात करें तो मध्य एशिया में एक बहुत मजबूत कबीला था और इस कबीला का नाम था यूची कबीला। हम लोग अभी पिछले में भी सुने थे कि इसी कबीला ने यहाँ से शकों को भगाया था। बाद में यही यूची कबीला को लगा कि हम भी इधर शासन करके दिखे, और इंडिया आने का एकमात्र कारण और रहा क्योंकि ये कबीला लोग लूट मार के दुनिया में ज्यादा बसाते थे। और इससे सबसे ज्यादा तबाह था बगल का देश चीन। तबाह था। कब कहा कौन हमला करके कौन गांव को उजाड़ देगा कोई ठिकाना। ये लोग हमला किए, पूरे गांव का सब चीज पार, अब चल दिए। इस पर करोगे ना, जमीन लिया है ना खेत लिया है, लोग बैठ के कौन कहा प्लान प्रिंट डालेगा कोई ठिकाना। लोग ऐसा घुमंतु जीवन वाला देखा हो, गुलगुलिया कहता है उसको। कौन प्रसाद आधार कार्ड जमीन है उसका, तो ऐसा अपना टेंट प्लान में है। देखेगा कि बिहार में ज्यादा खोज रहा है तो एमपी में कोई खेत में अपना टेंट प्लान डाल दे। तो इसीलिए इनके उसी टाइप की स्थिति थी। और चीन का राजा तो इनसे एकदम तबाह हो। तो चीन में इस समय एक प्रतापी राजा बना, उस राजा का नाम है सी हुआंग। चीन में थोड़ा नाम आपको टेढ़ा टेढ़ा मिलेगा। चीन का मतलब है समझ लो कि लगता है बर्तन पटक दिया और जैसा आवाज वैसा नाम, टनटुनटनाक, ठंडुनढनाक, वैसा ही नाम है सी हुआंग। आवाज वैसा किया हो। तो आपको ध्यान रखना है चीन के राजा का नाम क्या है? सी हुआंग। और सी हुआंग जब देखा कि बार बार हमला कर रहा है तो अपना एक नया फरमान जारी किया कि जितने चीन के निवासी हो सब बॉर्डर पे आओ और सबको फ्री 15 दिन खटना है, तब एक कार्ड मिलेगा। और वो कार्ड रहेगा तब बैंक में खाता खोलना, या जो भी जो सरकार लाभ देती है तब मिलेगा। तुम देश के लिए फ्री नहीं खटोगे तो देश तुमको क्यों सुविधा देगी? जिसको सुविधा चाहिए वो बॉर्डर पर आओ, 5 दिन खटो, काट लो, जाओ। और काम ड्यूटी क्या है? ईंट उठाओ और सजा के रख दो, दीवार खड़ा हो। 3 इंची और छोटा पतला दीवार में मिस्त्री चाहिए। अब इतना मोटा दीवार बनाना है तो रखो, हो गया। बाकी भी मिस्त्री बीच वाला बाकी रखते जाओ। और इसमें 1000 किलोमीटर लंबा चीन दीवार बना। 1000 किलोमीटर मतलब बिहार से लेकर दिल्ली इतना लगातार दीवार। ये दुनिया के 8 आश्चर्यों में एक है कि कोई पागले लोग होगा जो 1000 किलोमीटर दीवार बनवाता।
मिस्त्री से संभव नहीं था। वो 1000 किलोमीटर का दीवार समझ ही रहे हो, और इसी के कारण बना दिया कि अब दीवार फानो तो लोग समझाए, आ गया इधर तो एकदम ठीक कर देंगे, नहीं तो उधर है तो हम बताएंगे। अब यूची कबीला को लगा कि तब क्या करें, अब तो उधर बाउंड्री बन गया, तो इधर भारत में बाउंड्री नहीं है, कहा कि एंट्री मार दो। देखिए कबीला लोग के भारत आने का कारण भी समझ गए। अब आपसे पूछा जाएगा कि चीन की महान दीवार इसके समय बना, तो सी हुआंग इसी के समय ये पूरा दीवार बन गया। अब सोच लो जिसको ड्यूटी देते होंगे वो बेचारा एकदम सिसियाता होगा, सी फिर मारा तो हुआ भी किया, लेकिन जब ड्यूटी खत्म हो गया तो टी भी फिर आ गया, हो गया हमारा ड्यूटी, नाम बड़ा भयंकर है, सी भी किया, हुआ भी किया और टी भी मार बना, तो सी हुआंग टी दिमाग में रहेगा सबका। अब यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, यूची कबीला जब भारत आए तो ये भारत में धीरे धीरे अपना साम्राज्य बढ़ाना शुरू, ये अब लुटेरा बेस नहीं है, अपना राज स्थापित कर लिए, कारण यहाँ रिक्ति है, कोई मजबूत शासक नहीं। और पहला ये राजा जो है यूची कबीला इंडिया आया तो ये कुषाण वंश यहाँ बना, और इसका प्रथम राजा है कुजुल कैडफिसस। आपसे पूछा जाएगा कि जल्दी बताओ कुषाण वंश का संस्थापक कौन है, कुजुल कैडफिसस। और कुजुल कैडफिसस छोटे क्षेत्र में ही राजा। इसके बाद इसका बेटा बना है पिम कैडफिसस राजा, और पिम कैडफिसस के बाद तब एक सबसे प्रतापी शासक बनेगा, और इसी का नाम है कनिष्क, जहां से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज ध्यान रखना, कनिष्क से आपको क्वेश्चन आएगा, क्योंकि कनिष्क कुजुल कैडफिसस, विम कैडफिसस के बाद कनिष्क शासक बन रहा। और कनिष्क का संबंध किस वंश से है, कुषाण वंश। सोचो ये चाइनीज क्षेत्र के मध्य एशिया के निवासी है, और कनिष्क यहां से जो क्षेत्र शुरू किया तो ये बिहार तक का क्षेत्र लगभग जीत के अपने साम्राज्य में मिलाया। और कनिष्क भारत का पहला राजा है जिसके क्षेत्र में चीन का भी कुछ हिस्सा शामिल है। दीवार थोड़ा दूर है चीन का सेक्टर इधर भी। पूछा जाता है भारत के कौन राजा, तो अब तक कोई राजा का ऊपर की ओर नहीं गया, इधर घूम गया। चूंकि इन लोग का निवास स्थान इधर है, इसलिए लोग ऊपर तक कब्जा किए, और इसमें इसको एक बहुत बड़ा लाभ मिल गया। उस समय प्राचीन काल में इंपॉर्टेंट रोड था तो चीन से लेकर रोम तक जाते थे, और इस मार्ग को रेशम मार्ग, सिल्क मार्ग कहते थे, और सिल्क मार्ग के इस हिस्से पर कनिष्क का अधिकार हो। अब अधिकार का मतलब बहुत आसान है, एक बांस पकड़ दिए और लगे टैक्स वसूल, जो जाएगा तो इंडिया का साम्राज्य, निकालो एक सिक्का, बढ़ो आगे। और ये सब इंटरनेशनल व्यापारी है जनाब, चीन से सीधे इटली के रोम जाने वाला, और ये लोग जब रोके तो सोना का एक सिक्का थे जिसको दिनार कहते थे। तो कनिष्क के समय सबसे शुद्ध सोना का सिक्का चला, क्योंकि इसको एकदम प्योर सोना यहां से प्राप्त होता था। इस सौभाग्य इंडिया के दूसरा किसी राजा को नहीं मिला है, अशोक को भी नहीं है। और इसी समय कनिष्क शुरू में यह भी हिंदू धर्म से ही संबंधित है, लेकिन बाद में कनिष्क इस धर्म को अपनाया, बौद्ध धर्म को अपनाया। और कनिष्क ने बौद्ध धर्म अपनाया ही नहीं, कई काम भी किया। बिहार में जब इसने हमला किया था तो यहाँ बौद्ध धर्म का एक बहुत बड़े विद्वान रहते थे, अश्वघोष, और अश्वघोष को ही अपने साथ लेते चला गया। और आपको मालूम है अश्वघोष ने किस पुस्तक की रचना की, बुद्ध चरितम। अब सब पुस्तक पूछेगा बुद्ध चरितम पुस्तक के लेखक कौन है, अश्वघोष। अश्वघोष उसके दरबार में रहे, कनिष्क के दरबार। अब कनिष्क से जो क्वेश्चन आएगा उसको एक नजर सुन लीजिए, क्योंकि कनिष्क आपका सबसे महत्वपूर्ण राजा है। हम लोग को कनिष्क अगर ठीक है तो समझिए कुषाण वंश सही हो गया, और क्वेश्चन मौर्योत्तर काल का बन जाएगा। मौर्योत्तर काल में कनिष्क सबसे ज्यादा भूमि अनुदान सामंती प्रथा का शुरुआत था, और छोटे छोटे क्षेत्र में एक राजा है देखेगा, और बदले में कनिष्क को अपना टैक्सेशन देगा। अब यहां से इंपॉर्टेंट चीज देखें जो आप 2-3 एकदम याद होना चाहिए। पहला नंबर, कनिष्क कौन धर्म को अपनाया, बौद्ध धर्म। यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसी के समय चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ, यानी कश्मीर भी इसके साम्राज्य में शामिल। तो आपको ध्यान रखना है, चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कुंडलवन कश्मीर में इसके समय हुआ, कनिष्क के समय। और यहाँ पहली बार मूर्ति पूजा की शुरुआत है, इससे पहले इंडिया में मूर्ति पूजा भी नहीं। पूछा जाएगा मूर्ति काल सबसे पहले तो मध्योत्तर आएगा, क्योंकि हम लोग हिंदू धर्म की जहां शुरुआत है वहां मूर्ति नहीं है, मंदिर नहीं है। हिंदू धर्म का शुरुआत अगर हमने आपको बताया भी कि ऋग्वैदिक काल है, वहां जिससे लाभ वही भगवान है, सूर्य देवता है, लेकिन कब, सुबह उगेंगे तब जल चढ़ाना है। इस काल में हो गया कि रात में सूर्य भगवान के याद आ जाता, तब फोटो बनाएंगे, प्राण डालेंगे और उनका घर बना देंगे। जब इच्छा करेगा तो बाहर एक पलवेल लगाएंगे, मे आई कम इन, मारे टन टन कुछ जो घंटे देखते हो ईश्वर से पूछने वाला इशारा है कि मे आई कम इन, यस अंदर आओ। तो ईश्वर का भी 24 आवर ड्यूटी बाद में लगा। शुरू में उनकी भी शिफ्टिंग थे, जब है तो उस समय आप पूजा करें। तो इस समय अब देखो बहुत विडंबना है, जो गौतम बुद्ध जिंदगी भर चिल्लाते रहे कि भगवान नहीं होते, जल नहीं चढ़ाओ, टीका चंदन के फेर में मत रहो, मैं कुछ कर्म बताता हूं बस वही करो। और कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म को ही 2 भागों में काट दिया, एक का नाम पड़ा हीनयान और दूसरा का नाम पड़ा महायान। हीनयान का मतलब और महायान का मतलब, यान मतलब सवारी, अब महा मतलब बहुत बड़ा सवारी, बहुत पैसेंजर चढ़ा हुआ है, हीन माने कम सवारी, कम पैसेंजर चढ़ा, छोटा सवारी बड़ा सवारी। अब सवारी कैसे चढ़ रहा है सुन लीजिए। हीनयान कहा कि गौतम बुद्ध गुरु है, और महायान कहा कि हम समझे में लेट हो गए वो भगवान है, भगवान है।
हाँ, अब इसमें ज्यादा जाएंगे इस पर मतलब नहीं, अब ड्यूटी सुनी। हीनयान वाले कहे कि गुरु हैं, हम न जल चढ़ाएंगे न टीका लगाएंगे, हम बताए रास्ते पर चलेंगे, सदा सत्य बोलो, झूठ नहीं बोलना है, ठेकेदार बिस्तर पर नहीं सोना है, असमय भोजन नहीं करना है, सुगंधित पदार्थ का सेवन नहीं करना है, पूरे टाइट सिस्टम उनका सांगिक मार्ग पर बस है। महायान कहे कि बस उस सबकी जरूरत नहीं है, गौतम बुद्ध भगवान है, वो मूर्ति बनाइए, सुबह उठिए, सुतिए, घंटी डुलाइए, उन पर जल चढ़ाइए, टीका मारिए, आके जितना झूठ बोलिए दिन भर, जितना गद्दा पर सूतिए, जब मन करे तब खाइए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पूजा होगी। तो बताओ भीड़ किधर ज्यादा हो? आया भीड़ का कारण समझ, बात समझिए। हिंदू धर्म का एक सामाजिक धर्म है, कहीं भी मुस्लिम धर्म का शासन अगर 50 साल भी रहा है तो वहां वो बहुसंख्यक हुए हैं, सबसे ज्यादा संख्या उनकी हुई है, बाकी धर्म खत्म हो गए, चाहे वो कोई देश उदाहरण है। सिर्फ एक इंडिया उदाहरण है जहां मुस्लिम वंश का शासन, सोच सकते हैं कि 1208 से शुरू होगा और 1857 तक होगा, 600 साल तक रहेगा, लेकिन यहाँ मुस्लिम अल्पसंख्यक आ गए, बहुसंख्यक अल्पसंख्यक हो गए, उनकी संख्या कमी। कारण हिंदू धर्म से आसान कोई धर्म नहीं रहा। उधर ट्रांसफर जाओगे तो 5 वक्त नमाज पढ़ना है, दाढ़ी बढ़नी चाहिए, फेस टोपी लगाना है, महिला हो तो नकाब बुर्का में रहना है, पूरे नियम कानून बहुत टाइट है। हिंदू धर्म में मूड है तो लगा दो घंटी, नहीं मूड है 12 ही आराम करो। इतना आराम तुमको कहां मिलेगा? कुछ नहीं बुझाता है तो बजरंगबली पर वो चुटकुला मार लो। मुस्लिम धर्म में अल्लाह से ऊपर कोई नहीं है, उनकी मजाक नहीं उड़ा सकते, बात समझ लीजिए, भगवान की मजाक नहीं उड़ा सकते। हिंदू धर्म में जो इच्छा करे भगवान मतलब तुम्हारा दोस्त ही यार है, यही ऐसा ही तो करता है। तो अब इसको कई लोग को इधर से उधर ट्रांसफर भी किया, तो जब मौका मिला तो कहा 5 बार की बहुत लोड है, इधर इच्छा किया तो ठीक है, नहीं अब कोई बात नहीं है, साइड है, भगवान ऐसे ही दूर से आशीर्वाद दे रहे हैं। तो ये आसान था ना, इसीलिए इसमें थोड़ा सा कम कन्वर्सन है। अब कंडीशन हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे। अब महायान में गौतम बुद्ध को क्या माना गया? भगवान। और ये बताइए ज्यादा लोग किधर एंट्री मारे? महायान। क्योंकि इसमें आसान क्या है? झूठ बोल सकते, जब इच्छा करे खा पी सकते, जो मिजाज करे वो कर सकते, और इसी के कारण इसमें बहुत लोग जब सवार हो गए, हम लोग का यान महायान है, बड़ा यान है, और इसके तरफ कम लोग गए जो एकदम सदवाल टाइप में थे, वही लोग गए आज छोटा सवारी हिनयान। बताओ हिनयान महायान क्लियर है? बताओ कनिष्क किसको माने? महायान। राजा के इतना गद्दादार उधर के फेर में काहे के लिए पड़े? ये आसान ना है जी, हिंदू धर्म में कितना आसान है, सोते उठे खाली स्नान किया, 1 लोटा जय भगवान बुझल दिए, 2-4 बार घंटी मारे, एक आगो चालीसा याद है तो मार दिए, ड्यूटी खत्म। फिर जितना झूठ बोलो जितना बात करो सब क्लियर। फिर बाकी कितना है तो मुझे पूजा सवेरे ही उठ के हम कर लेते, इससे आसान ड्यूटी तुमको कहां मिले? तो ये चीज हम लोग देखे महायान में भी आया, और इसीलिए कनिष्क ने महायान को प्रश्रय दिया। और भारत में पहला जो मेन मूर्ति बन रहा है, अच्छा मूर्ति क्यों बन रहा है ये भी बात समझना जरूरी, क्योंकि इसके पहले मध्य एशिया में यूनान में ईश्वर की मूर्तियां होती थी। उन लोग जब यूनान से इंडिया आया तो उन लोग अपना जहां रहा भगवान की एक मूर्ति बनाया। उन लोग के भगवान यूनानी शैली में थे। यूनानी शैली का मतलब उधर थोड़े ठंड प्रदेश थी, तो जहां प्रदेश जैसा होगा भगवान के ड्रेस वैसे होंगे। इंडिया उसमें कटिबंधीय देश है, यहाँ गर्मी का दिन ज्यादा होता है, तो लोग सोचता है कि हम लोग हाथ सक में काम चला लेते हैं, तो भगवान है तो बढ़ा उड़ा के एक भगवान को भी नहीं देखोगे स्वेटर जैकेट कोट, कोई भगवान नहीं है, क्योंकि गर्म क्षेत्र के भगवान। यूनान वाले जितने भगवान है वो कोट एकदम मार के बिना कोट के नहीं रहते, क्योंकि उसको बनाने वाला जो कल्पना किया वो बनाने के बाद सोचता है ठंडा मारेगा तब पहना देता है। कल्पना में वो मौसम के अनुसार कल्पना होगी ना। और इसीलिए अब बताइए यूनान के देवता तो अलग चल रहे हैं। भारत में जब उन लोग हम भारतीय देखे कि उनके देवता ऐसे हैं, धीरे धीरे हुआ मेरे देवता ब्रह्मा जी कैसे होंगे, कल्पना प्रारंभ हो, कल्पना की शुरुआत फिर यहां हुई उन लोगों को देख। और कनिष्क ने एक नया चीज को जनरेट किया, और वो सबसे मेन शैली था जिसका नाम था गांधार शैली और मथुरा शैली। मूर्ति निर्माण की 2 शैली है, भारतीय शैली और यूनान शैली, दोनों को मिश्रित करेंगे तो उसको गांधार शैली, इसे सुनकर बढ़िया से, भारतीय शैली और यूनान शैली, ये दोनों का मिश्रण का नाम क्या है? गांधार शैली। और बाकी शुद्ध भारतीय शैली जो देख रहे हो मथुरा शैली। ये मथुरा शैली में जो मूर्तियां पहले बनते थे, इसमें कोमल शरीर बनाए जाते थे। भारत में भगवान को कोमल रूप में ही रखा गया है, कठोर हृदय वाले नहीं, कोमल है। और गांधार में शैली में यूनान शैली का प्रभाव है, वहां भगवान का बलिष्ठ शरीर, बलिष्ठ शरीर। अब भगवान का कोई फोटो तुम नहीं देखा होगा इंडिया में जो आशीर्वाद दे रहा है, नाम दिया है और आशीर्वाद दे रहा है, आप उठा बॉडी शॉट देख रहा है। अब हाँ बजरंगबली टाइप में देखा होगा कि एकदम खुला है तो 6 पैक का बॉडी नजर आ रहा है, वो गांधार शैली। गांधार शैली समझ गए? बलिष्ठ शरीर। वहां जो भगवान होंगे उनका एकदम बलिष्ठ शरीर होगा, उनके फोल्डेड वस्त्र होंगे। गौतम बुद्ध का ही मूर्ति में दिखाएंगे तो विश्वास नहीं होगा कि गौतम बुद्ध है। विशाल शरीर, बड़े बड़े मूंछ, फोल्डेड एकदम शॉल, प्लेट नुमा शॉल ओढ़े भी है तो 9 प्लेट लगा हुआ। प्लेट समझते हो? साड़ी में कई प्लेट नहीं समझ रहा, साड़ी में प्लेट नहीं देखा महिलाएं लगाती, उसी शॉल में प्लेट होगी। तो आप जरा बात समझे, तो प्लेट नुमा स्ट्रक्चर जो तुम देख रहे हो, ये स्ट्रक्चर किस शैली की विशेषता? गांधार से। मथुरा शैली में कोमल शरीर हो। तुम जितने भगवान को देख रहे हो इंडिया में, भले राक्षस को मार रहे हैं लेकिन चेहरा बड़ा कोमल होगा,
लगेगा कि यह चेहरा तो बहुत कोमल बनाया गया है, देख लो, लक्ष्मी देख लो, सब देखना। तो कहना कि समझ गए, मथुरा से राम जी 14 साल जंगल रहे, लेकिन फोटो में दाढ़ी मूछ नहीं। ये साधारण बात है, जंगल में है लेकिन दाढ़ी मूछ नहीं। अरे कोई आदमी जंगल है तो हाँ, उससे भी कैसे करते होंगे? तो वहां वो शैली जो तुम देख रहे हो, वो शैली कौन शैली है? मथुरा शैली। हाँ, गांधार में होगा तो राम जी की भी बड़ी बड़ी दाढ़ियां हो जाएगी, बड़े बड़े बाल हो जाएंगे, बड़े बड़े मूछ हो जाएंगे। कौन भगवान है जी? राम जी। ऐसे कैसे हो गए हैं? वनवास का सीन है, भयंकर सीन गांधार से। यहां तुम देखोगे कोमलता, वो कोमलता कहां पे मिलना है? मथुरा शैली में। तो कला की अंधार शैली की शुरुआत इसके समय हुआ। और इस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कला के गांधार शैली का प्रधान केंद्र भी मथुरा ही था, क्योंकि इसके कैपिटल वहां पे थे, प्रधान भी इसके कैपिटल रहे। अब यहां से इंपॉर्टेंट चीज आप यहां समझ गए, हीनयान और महायान। एक क्वेश्चन और जो कनिष्क से ज्यादा पूछे जाते हैं, इसके दरबार में अभी हमने बताया कि प्रमुख व्यक्ति कौन है? अश्वघोष। दूसरा एक प्रमुख व्यक्ति है नागार्जुन, और तीसरा एक प्रमुख राजवैद्य है, और इसका नाम है चरक। चरक की सबसे महत्वपूर्ण है जी, राजवैद्य। दूसरा नंबर सुनो, 3 राजवैद्य से एंशिएंट का क्वेश्चन बन जाता है, धन्वंतरी, जीवक और चरक। सिर्फ 3 पे रहता है। लड़के सोचो छोड़ता है क्वेश्चन, क्यों छोड़ते हो? पूरा सुन के अंतिम में राजवैद्य एक साथ तीनों को याद ही करना है। रहे कि हाँ सर 20 को डॉक्टर है तो कैसे याद करें? 3 डॉक्टर है, जिसमें दूसरा डॉक्टर आ गए हैं, एक और पधारेंगे धन्वंतरी। पहला डॉक्टर तुम सुन चुके हो, जीवक। किसके दरबार में? बिंबिसार के दरबार में। तो जीवक बिंबिसार के दरबार में, ध्यान में आ गया सबका। और चरक कनिष्क के दरबार में। आपसे पूछा जाके बताओ चरक किसके दरबार में? कनिष्क के दरबार में। और नागार्जुन कनिष्क के दरबार में, अश्वघोष कनिष्क के दरबार में। अब ध्यान रखना, जब हम बोले कनिष्क के दरबार में कौन कौन थे, इस समय मूर्ति बना और अश्व नाचने लगा। अश्व मने घोड़ा, घोड़ा नाचे। घटना, घोड़ा नाचे कनिष्क समय, घोड़ा नाचे कनिष्क समय। और घोड़ा को क्या कहेगा? अश्व। अब तुमको जब कहेगा कि बताओ जी कनिष्क के दरबार में, कहना कि अश्व नाचे कनिष्क में। अश्व से अश्वघोष, ना से नागार्जुन, च से चरक, कहना घोड़ा नचा दिए। तो जी घोड़ा नचाने आ गया सबको ना? अश्वघोष, नागार्जुन, चरक, इसके दरबार। बोलिए स्पष्ट है सबका? तो अब मौर्योत्तर काल से आपका सेक्शन इधर बन जाए। अब मौर्योत्तर के बाद हम लोग सेक्टर चलेंगे कहां पे? गुप्त काल। अगले क्लास में हम लोग गुप्त काल की शुरुआत कर लेंगे, और गुप्त काल के बाद तब एक सेक्शन और पढ़ना होगा गुप्तोत्तर। एमसीन खत्म, 3 क्लास और लेंगे, एमसीन